हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? पढ़ाई वगैरह हो रही है बहुत अच्छे से? ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर व्हीकल किसी कॉन्वेक्स ओवरब्रिज पे है तो क्या होगा सिचुएशन। रोटेशनल डायनामिक्स, महाराष्ट्र क्लास 12th फिजिक्स का ये एक नया टॉपिक जो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, मेरा नाम है हर्ष, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे, राइज एंड साइन एकेडमी पे। आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपके नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो चलो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, व्हीकल ऑन कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज। क्या है? व्हीकल ऑन कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको इक्वेशन बनाना मैंने सिखा दिया है। तो एक कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज, फॉर एग्जांपल ब्रिज इज लाइक दिस। एक ब्रिज है जो कि कैसा है, जैसा मैंने डायग्राम में बनाया वैसा है। एक ब्रिज है जो कि कॉन्वेक्स शेप का है। आपको पता है बाहर की तरफ निकला होता है तो कॉन्वेक्स कहते हैं, और अंदर की तरफ ऐसा केव बना हुआ होता है तो उसको कॉनकेव कहते हैं। सो ये जो ब्रिज है, ये कौन सा ब्रिज है? कॉन्वेक्स शेप का ब्रिज है। तो इस ब्रिज के ऊपर कोई व्हीकल है। बहुत अच्छा डायग्राम मैं निकालूंगा जैसा कि आपको पता होगा। एक व्हीकल है इस कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज के ऊपर। ठीक है, इसको बस बना देते हैं। ठीक है, एक कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज के ऊपर एक बस है, कोई गाड़ी है, व्हीकल है। अब कभी आपने वीडियोस वगैरह में देखा होगा या कहीं पे भी किसी स्टंट मैन को करते देखा होगा कि गाड़ी यहाँ से अगर बहुत स्पीड में जा रही ना तो ये जंप कर जाता है। गाड़ी समटाइम्स के लिए स्टॉप पोजीशन पे, बिल्कुल स्टॉप पोजीशन की बात कर रहा हूँ, और ये कनकेव है, मान लेते हैं यहाँ कहीं सेंटर होगा इस बड़े सर्कल का। तो ये जो गाड़ी है वो इस पोजीशन पे, आप इमेजिन करो बहुत तेज जा रहा है तो 1 सेकंड के लिए ये जंप कर जाता है यहाँ पे, और फिर आगे किसी पोजीशन पे गिरता है। क्योंकि गाड़ी कहाँ से चल रही है? यहाँ से चढ़ रही है, यहाँ से चढ़ रही है। तो आपने कभी रेसिंग बाइक वगैरह, कार वगैरह देखा होगा मूवीज़ सब में, कि क्या होता है कि गाड़ी अगर बहुत स्पीड से चल रही है तो यहाँ पे जाने के बाद ग्राउंड को छोड़ देता है, या फिर कह सकते हैं बिल्कुल सिर्फ कांटेक्ट में रहता है। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि इस गाड़ी का जो वजन है, इस गाड़ी का जो वेट है बच्चों, तो वेट कहाँ लगेगा? mg, डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट कहाँ लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। आपको पता है कि वेट कहाँ लगता है? हमेशा वेट कहाँ लगता है? ग्राउंड के तरफ, वर्टिकली डाउनवर्ड। इस वेट को बैलेंस करने के लिए एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा गाड़ी के ऊपर, जिसको कहते हैं हम एन। एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा गाड़ी के ऊपर जिसको कहते हैं हम एन, यानी mg वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है। इस mg को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्लियर है इतनी बात? एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल कैसा लगता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। ये सरफेस है, उसके जस्ट परपेंडिकुलर एक फोर्स लगेगा जो mg को बैलेंस करेगा, दैट इज नॉर्मल फोर्स। और इन दोनों का, यानी नॉर्मल और mg दोनों का रिजल्टेंट फोर्स जो बनेगा वो क्या बनेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से ये गाड़ी यहाँ पे मोशन कर पाएगी इस सरफेस के ऊपर। ये जो ओवरब्रिज है कॉन्वेक्स शेप का, उसके ऊपर गाड़ी मोशन कर पाएगी। किसकी वजह से? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। आपको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स ही सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इन दोनों का नेट फोर्स मैं यहाँ लिखता हूँ, नेट फोर्स ड्यू टू mg एंड, आप लिख लेना एग्जाम में, ड्यू टू वेट ऑफ द व्हीकल। चलो मैं लिख देता हूँ, ड्यू टू वेट ऑफ द व्हीकल, ड्यू टू वेट ऑफ द व्हीकल एंड normal reaction force
नेट फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ द व्हीकल एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। बहुत आसान टॉपिक है, आपको लोड लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। गाड़ी यहाँ से चल रही है, यहाँ पे गाड़ी बिल्कुल टॉप मोस्ट पोजीशन पे हम फाइंड कर रहे हैं कि सिचुएशन क्या होगा। तो वेट नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ, और ये दोनों का नेट रिजल्टेंट फोर्स जो बनेगा वो बनेगा सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। तो मैं यहाँ पे इक्वेट कर देता हूँ इसको, mg माइनस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। mg माइनस n क्यों किया? क्योंकि mg बड़ा है, गाड़ी कांटेक्ट मेंटेन करके रखेगा। आप ध्यान से समझना, यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है। mg माइनस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। मैं बोलता हूँ सिंस n इज इक्वल टू 0, n 0, क्यों n 0? बिकॉज due to high velocity vehicle will makes only contact with the ground, therefore there is no force, कोई भी फोर्स नहीं होगा, ठीक है। there is no force acts normally on the vehicle। अब वो सिर्फ कांटेक्ट में है, टच करके रखा है, बिल्कुल कोई फोर्स लग नहीं रहा है। तो हमने क्या कहा कि n जो है वो 0 हो जाएगा। अब n 0 हो गया तो क्या बनेगा एक्सप्रेशन? mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। m से m कैंसिल हो गया, r इंटू जी, आर जी इज इक्वल टू v स्क्वायर। सो v इज इक्वल टू क्या होगा? रूट अंडर आर जी। ये और ये v कैसी होगी? मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। सो वी मैक्स का फॉर्मूला हमने निकाल लिया बहुत आसानी से कि रूट अंडर आर जी। व्हीकल जब किसी कन्वेक्स ओवरब्रिज के ऊपर है तो वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? रूट अंडर आर जी। समझ आया? बहुत छोटा सा कंसेप्ट था, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं कि आप बहुत परेशान हो। नोट कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो इरेज करूँ, रफ करता हूँ इसको। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बच्चों हेडिंग डाल दीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? बहुत सिंपल, मैं आपको एक कंपैरिजन देता हूँ, आप वहाँ से बताना। F इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। ये तो हमने बचपन से पढ़ा है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। दोनों तरफ हमने r से मल्टीप्लाई कर दिया। r से क्यों मल्टीप्लाई? एक डायग्राम में पहले बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो मैं बना रहा हूँ ये क्या है? एक एक्सेस है। इस एक्सेस से इतनी दूरी पे कोई मास बंधी है जिसका मास m है और ये r डिस्टेंस पे है। एक एक्सेस है, इस एक्सेस का आप कुछ भी नाम दे दीजिए, y डैश कह लीजिए, x डैश कह लीजिए। इस एक्सेस से मास जो है बंधा हुआ है और कितनी डिस्टेंस पे है? r डिस्टेंस पे। तो मैंने फोर्स जो फॉर्मूला हमको पहले से पता है, हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, वी नो दैट F इज इक्वल टू क्या होगा? ma, फॉर मास इंटू एक्सीलरेशन। दोनों तरफ हम r मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई r बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा? F इंटू आर इज इक्वल टू एम ए आर, मार नहीं एम ए और मल्टीप्लाई में आर, एम ए और मल्टीप्लाई में आर। क्लियर है इतनी बात? फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये देखिए फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है टॉर्क।
तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, आपने पढ़ा होगा कि डोर को जब हम ओपन करने को जाते हैं, डोर को ओपन करने को जाते हैं तो हिंज से हम एक सर्टेन डिस्टेंस पे फोर्स लगाते हैं। जैसे एक ये डोर है, मान लीजिए यहाँ हैंडल लगा है, आप अगर यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे, तो ये डोर इस हिंज के अबाउट रोटेट होता है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स, तो फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, टॉर्क जनरेट होता है। तो यहाँ पे हम टॉर्क का सिंबल टाउ लिख देता हूँ। टाउ, इसको क्या पढ़ते हैं, टाउ। टाउ टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम और ए और इधर आ गया आर। आपको लीनियर और एंगुलर का जब मैंने रिलेशन पढ़ाया था तब आप याद कीजिए, पहले दूसरे वीडियो में एक्सीलरेशन इज इक्वल टू बताया था आर अल्फा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, a इज इक्वल टू आर अल्फा, ऐसा बताया था आपको, और s इज इक्वल टू आर थीटा। देखिए s इज इक्वल टू आर थीटा, a इज इक्वल टू आर अल्फा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ऐसा बताया था। तो क्या मैं इस a एक्सेलरेशन को r अल्फा से रिप्लेस कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। a की जगह पे हमने डाल दिया r अल्फा और मल्टीप्लाई कर दिया r से। तो टाउ इज इक्वल टू क्या बन गया, m, r अल्फा की जगह पे हो जाएगा आर स्क्वायर अल्फा, ये बन गया r मल्टीप्लाई r स्क्वायर और अल्फा एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। अब अगर इसको मैं कंपैरिजन करूं, इसको और इसको, f इज इक्वल टू एम ए को, दोनों को ऊपर नीचे रखता हूं, f इज इक्वल टू एम ए को, अगर मैं कंपैरिजन करूं इन दोनों को, इफ वी कंपेयर देन m इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ऐसा कुछ बनेगा। मतलब जहाँ पे फोर्स है वहाँ पे टॉर्क आया, जहाँ पे मास है वहाँ पे एम आर स्क्वायर आया, जहाँ पे एक्सीलरेशन है वहाँ पे अल्फा आया। मेरे कहने का मतलब बच्चों सिंपल सा है कि अगर आप किसी पॉइंट मास को रोटेट कराते हो तो सिर्फ एक फोर्स उस मास का जो वेट है वो इफेक्ट करता है। मतलब अगर पॉइंट मास है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो रोटेट करता जाएगा। लेकिन अगर हैवी मास है तो वो क्या जनरेट करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरेट करेगा। मतलब F सिंपल फोर्स लग रहा है तो मास एक्ट हो रहा है, एक्सीलरेशन है। लेकिन जब टॉर्क लग रहा है, फोर्स यानी वजन, ये जो वेट है ये इस एक्सिस से सर्टेन डिस्टेंस पे है, तो अब टॉर्क लग रहा है, अब मास नहीं रह गया, ये टॉर्क लग रहा है, फोर्स नहीं लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। तो उस टॉर्क के जगह पे, फोर्स की जगह पे क्या हो गया, टॉर्क, तो मास की जगह पे आ गया एक नया क्वांटिटी एम आर स्क्वायर, एंड दैट एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दैट एम आर स्क्वायर इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसी एक नए क्वांटिटी को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई मास है किसी सर्टेन डिस्टेंस पे बंधा है, और अब अगर हम उसको रोटेट कर रहे हैं तो सिर्फ मास की वजह से फोर्स नहीं आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने एक कंपैरिजन से समझने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का देखें कि ये क्या है, तो इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। ये जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी है। आपने पढ़ा है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन, बट वेक्टर क्वांटिटी को क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है। सो ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अब बच्चों एक बात बताओ, सिंपल सी बात है कि एम आर है, यहाँ से यहाँ तक एक मास हमने और बांध दिया, दैट इज़ m2, ये इसको m1 कह लो। एक और मास हमने बांध दिया इधर m3, एक और मास हमने इधर बांध दिया m4। ये हो गया r4, r2,
r3। तो अब अगर मुझे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे चाहिए तो मैं करूँगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर। सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे और उनको प्लस कर देंगे, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो मुझे प्लस और माइनस की कुछ गरज नहीं है, हर तरफ का मुझे सिर्फ डायरेक्शन, ये एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है वो डिस्टेंस चाहिए मल्टीप्लाई बाय मास। एक्सिस से r2 डिस्टेंस है तो m2 r2 स्क्वायर, एक्सिस से r डिस्टेंस पे है तो m1 r1 स्क्वायर, 4r4 डिस्टेंस पे है तो m4 r4 स्क्वायर। आपको इतनी बात समझ में आई? उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलो इंट्रोडक्शन का एक छोटा सा पार्ट था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का भी जिक्र करेंगे अगले वीडियो में, और आपको मैं बताऊंगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रॉड का क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर प्लेट का क्या होता है, वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करते हैं, अगर हमें किसी सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना होगा तो कैसे करेंगे। ये सारे वीडियोज़ के साथ मिलते हैं आपको, सारे कंसेप्ट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।